3 अगस्त 2026 इंडियन स्टॉक मार्केट में क्लोजिंग प्राइस निकालने का एक तरीका बदला जाता है। एक नया कॉन्सेप्ट लाया जाता है, CAS, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। और ये अचानक नहीं आया। सेबी ने 2024 में एक कंसल्टेशन पेपर निकाला था, फिर 25 में दूसरा, जनवरी 2026 में एक सर्कुलर लाया गया और उसके बाद NSE ने भी बहुत सारे सर्कुलर लाए। पूरे 20 महीने का ये प्रोसेस था और आइडिया उससे भी कितना ही पुराना था। क्लोजिंग वाला ऑक्शन सेबी की बोर्ड मीटिंग के एजेंडा में 8 मार्च 2013 में पहुंच गया था, पर इसको उस वक्त लाने की वजह कुछ और थी। आज की तारीख में कोई और रीजन लाया गया है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन असली सवाल यहीं पे शुरू होते हैं, क्योंकि 3 अगस्त को ये लाइव किया गया। 4 अगस्त को एक्सपायरी थी दूसरे ही दिन, जैसे कि इस ट्रेडर के साथ हुआ। I am recording this session because the Nifty options is behaving strangely, and if I incur some loss, I have to provide evidence. Market is going up in my favor. The loss is increasing. This is bizarre. उसकी स्क्रीन पे जो PNL उसको दिखाई दे रहा था और जो एक्चुअल था, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। और अजीब बात ये थी कि उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसा सिर्फ इस एक आदमी के साथ नहीं हुआ, हजारों लोग ट्विटर पे आपको मिलेंगे जो अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि शायद उन्होंने भी एग्जैक्टली ऐसा ही एक्सपीरियंस फेस किया। अब CS का कॉन्सेप्ट मार्केट के आखिरी 20-25 मिनट में चलता है, लेकिन उन 20-25 मिनटों में होता क्या है पहले वो समझते हैं। 3:15 बजे कैश मार्केट बंद हो जाता है, आपकी स्क्रीन पे निफ्टी रुक जाती है और उसी रुकी हुई निफ्टी के ऊपर ऑप्शंस अभी भी चल रहे होते हैं 3:40 तक। और जिस नंबर पे आपकी एक्सपायरी सेटल होगी वो उन्हीं 20 मिनटों में बन रहा है, वहाँ जहाँ आप देख नहीं सकते। आपको नहीं पता कोई नंबर बन कैसे रहा है, और इसको समझने के लिए ये नंबर देख लीजिए। 3 अगस्त को 3:15 बजे जब ट्रेडिंग बंद हुई तो निफ्टी था 24,573 के आसपास। ऑक्शन के बाद, CS के बाद ऑफिशियल क्लोजिंग आई 24,774, 200 पॉइंट 20 मिनट में, जब कोई कंटिन्यूस ट्रेडिंग चल भी नहीं रही थी। और ऐसा नहीं है कि CS की इन्वेंशन इंडिया के अंदर हुई है, दुनिया के ज्यादातर बड़े मार्केट्स में ये पहले से चल रहा है। हमने इनफैक्ट वहीं से लिया है, लेकिन आधा अधूरा, क्योंकि दुनिया में कहीं भी एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट उस ऑक्शन के दौरान चलता ही नहीं है। ऑक्शन शुरू होता है तो कॉन्ट्रैक्ट बंद हो जाता है। अमेरिका में नहीं चलता, जर्मनी में नहीं, हांगकांग में नहीं। और इंडिया में CS लॉन्च होने के दूसरे ही दिन से भी देश के बड़े बड़े ब्रोकर्स को मीटिंग में बुलाता है और उनसे कहता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को CS में पार्टिसिपेट करने के लिए इंकरेज करो, क्योंकि CS के आने के बाद ट्रेडर्स कंफ्यूज हैं, हैरान है, और जिनसे हमने बात की है उनमें से ज्यादातर तो परेशान भी। हालांकि सेबी की एक मीटिंग और भी हुई है, उसके बारे में आपको आगे चल के बताएंगे। तो इस वीडियो में CS क्या है और काम कैसे करता है तो समझेंगे ही, लेकिन असली सवाल ये है कि जिस तरीके से इसे इंडिया में लॉन्च किया गया है, क्या ये हमारी मार्केट के लिए बना है या हमारी मार्केट उसके लिए तैयार है, और अगर नहीं है तो CS को एग्जीक्यूट करने के क्या और तरीके हो सकते थे, ये सब के बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहली बात तो जरूरी कि ये वीडियो सिर्फ तब आपके मतलब की है अगर आपको इन 3 बातों से फर्क पड़ता है। पहला, कि जिस नंबर पे आपका डेरिवेटिव सेटल होता है वो नंबर आपको दिखता है या नहीं, इसके बारे में आपको इंटरेस्ट हो। दूसरा, कि कंसल्टेशन पेपर में 13 सवाल पूछे गए थे पब्लिक से, और उन 13 में से एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो ये बताता है कि मार्केट में अगर आपकी पोजीशन ओपन है उस CAS के टाइम के दौरान तो आपको क्या करना है। और तीसरा, CS के लॉन्च होने के बाद इसकी एग्जीक्यूशन को बस मान लेना चाहिए कि सब ठीक है, या इसको बेहतर करने की बात भी करनी जरूरी है। अगर इन तीनों में से कोई भी बात में आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि CS के आने की वजह से बदला क्या है। क्लोजिंग प्राइस सिर्फ एक नंबर नहीं है, उसी से इंडेक्स बनता है, उसी से म्यूचुअल फंड की NAV बनती है, उसी से डेरिवेटिव सेटल होते हैं और उसी पे आपका पोर्टफोलियो दिखता है। एक नंबर और उस पे पूरा मार्केट टिका हुआ है, और उस नंबर को कैलकुलेट करने का तरीका पुराना भी था इससे पहले वाला। वो क्या था कि मान लीजिए रिलायंस है, 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में ट्रेड हो रहे हैं, उसके ऊपर 10,000 शेयर 1500 पे मिल रहे हैं, 20,000 1505 पे और 20,000 1510 पे। सबका वॉल्यूम वेटेड एवरेज निकाला जाता है, आता है करीब 1506। मैथमेटिक्स है, यानी क्लोजिंग प्राइस यही डिसाइड हो गया 1506 का। अब इसकी खास बात यह है कि मान लीजिए कि 3:29 पे कोई 5,000 शेयर का ऑर्डर लेके आता है, कहता है कि 1530 पे खरीद लेता हूँ, तो क्या होगा? क्लोजिंग कितनी बदलेगी? 1506 से बढ़ के 1508, 2 रुपए, क्योंकि वो ट्रेड पूरे आधे घंटे की एवरेज में एक छोटा सा हिस्सा था। एक बड़ी ट्रेड से प्राइस लड़ा मुश्किल था और रिस्क भी कम रहता था VWAP मॉडल में। अब नया तरीका CES, 3:15 पे कॉन्टिन्यूस ट्रेडिंग बंद हो जाती है, फिर 20 मिनट का एक सेशन होगा, फिर 5 मिनट रेफरेंस प्राइस निकलता है, फिर 5 मिनट ऑर्डर एंट्री, लिमिट बी, मार्केट बी, फिर 5 मिनट सिर्फ लिमिट ऑर्डर आते हैं, और ये सेशन कभी भी बंद हो सकता है 3:28 से लेके 3:30 पे रैंडमली, और सिर्फ
सिर्फ 5 मिनट लास्ट के ऑर्डर मैचिंग होती है। और इस पूरे सेशन में होता क्या है, कोई बेचने वाला आता है, कहता है कि मेरे पास रिलायंस के शेयर पड़े हैं, 1500 से ऊपर मिल जाएगा तो बेच दूंगा। कोई खरीदने वाला आता है, कहता है कि 1510 है तो दे दूंगा। अब ऐसे हजारों लोग अपना अपना ऑर्डर डालने आ जाते हैं। कोई ट्रेड नहीं होता, बस ऑर्डर जमा होते रहते हैं और 20 मिनट के बाद एक्सचेंज एक ही सवाल पूछता है कि किस प्राइस पे सबसे ज्यादा शेयर आपस में मैच हो रहे हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पे 1500 पे अगर 20,000 मैच होंगे, 1505 पे 35,000, 1510 पे 30,000, 1515 पे 15,000, सबसे ज्यादा कहाँ पे हुए? 1505 पे, 35,000 वाले। तो क्लोजिंग प्राइस वही है 1505 और पूरे दिन की क्लोजिंग उसी एक नंबर पे बन गई। पुराने सिस्टम में आधा घंटा, हजारों ट्रेड, सबके एवरेज, और आज के सिस्टम में एक सेशन, एक ऑर्डर बुक, एक नंबर। खैर, यहाँ तक भी प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया भर में ऐसा ही होता है। इसके पीछे एक वजह भी है जो आगे चल के बात करेंगे। प्रॉब्लम उस 20 मिनट के अंदर है, जैसे कि यहाँ पे बोला क्या है। I can't understand what is going on here. How is the option taking the value when Nifty is not moving? अब ये सवाल उस ट्रेडर ने अपनी रिकॉर्डिंग में पूछा था और इसका जवाब एनएससी ने अपने सर्कुलर में साफ साफ लिखा हुआ है। आप चाहे तो खुद पढ़ सकते हैं, वीडियो में भी हम दिखा रहे हैं। एनएससी का सर्कुलर कहता है कि सीईएस के दौरान 2 निफ्टी होती है। 2, एक वो जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, वो 3:15 बजे के लास्ट ट्रेड प्राइस से बनती है, मतलब 3:15 के बाद वो हिलती नहीं, डिजाइन के हिसाब से सर्कुलर में लिखा हुआ है। और दूसरा है इंडिकेटिव इंडेक्स, जिसमें ऑक्शन के दौरान हर स्टॉक का अपना एक नंबर बन रहा है, लेकिन इसको आप आज की तारीख में स्क्रीन पे देख नहीं सकते। दूसरा नंबर निफ्टी ब्रोकर के टर्मिनल तक जाता है, लेकिन आपकी ट्रेडिंग ऐप तक नहीं पहुंचता और ब्रोकर आगे इसको आपकी ऐप में दिखाएंगे या नहीं, इसके बारे में सेबी के कंसल्टेशन पेपर में, सर्कुलर में कुछ नहीं लिखा, एनएससी के डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं लिखा। 6 अगस्त को सेबी ने देश के बड़े ब्रोकर्स को दोबारा बुलाया। इस बार सवाल ये था कि इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस और ऑक्शन की बाकी इंफॉर्मेशन बहुत से ब्रोकर अपनी ऐप पे क्यों नहीं दिखा रहे, और क्या ब्रोकर्स ने लॉन्च से पहले इन्वेस्टर्स को अवेयर किया था या नहीं। लेकिन मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में एक लाइन है जो कि पूरी कहानी बता देती है। एक्सचेंजेस ने पार्टिसिपेंट से कहा था कि इंडिकेटिव प्राइस उनकी वेबसाइट पे देख लो, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर कहाँ होते हैं? ब्रोकर की ऐप पे, और ज्यादातर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स पे वो वाला नंबर आज भी नहीं है। और एक सवाल ये भी है कि 3 अगस्त से पहले किसी ने चेक क्यों नहीं किया कि ये नंबर आपकी स्क्रीन तक पहुंचा है या नहीं? अब क्यों पूछा जा रहा है? ये पहले क्यों नहीं किया? और सेबी के कंसल्टेशन पेपर से लेके एनएससी के सर्कुलर तक इसके बारे में बात क्यों नहीं है? ये एक डार्क स्पॉट बन चुका है। ये डार्क स्पॉट अभी क्यों है? चेक अभी क्यों किया जा रहा है? पहले क्यों नहीं किया? या तो आपको पता नहीं था, और पता था तो ये लापरवाही हुई कैसे? खैर, इन सब के बीच में एक बात मान लेते हैं कि सीईएस कोई बेकार चीज नहीं, लेकिन इसके एग्जीक्यूट करने के तरीके हर मार्केट के लिए पर्सनलाइज्ड होते हैं। इंडिया के मार्केट के पार्टिसिपेंट से लेकर यहाँ की कैश और डेरिवेटिव की वॉल्यूम, लिक्विडिटी, वोलेटिलिटी यूएस, यूरोपियन, साउथ ईस्ट एशियन मार्केट से अलग है। वो आज भी अलग है और मोस्टली आगे चल के भी अलग ही रहेगी। सो कॉपी करने की बजाय अगर हम बाहर की सीईएस को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते और अपनी मार्केट के हिसाब से एग्जीक्यूट करते तो शायद रिजल्ट कुछ और होते। अब सेबी का लॉजिक सिंपल था, एक ऑक्शन रख दो, सबकी डिमांड और सप्लाई एक जगह पे आ जाएगी, एक साथ मैच हो जाएंगे, जो प्राइस निकलेगा वो ज्यादा सही होगा और बड़े ऑर्डर बिना प्राइस हिलाए एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और एक बात और है, वीवेब वाले सिस्टम पे दुनिया भर में हम सिर्फ अकेले ही बचे थे। ये भी एक लॉजिक उनका हो सकता है। एनएससी ने भी यही कहा था, ग्लोबली अडॉप्टेड बेस्ट प्रैक्टिस जो अब इंडिया में आ गई है। लेकिन कुछ सवाल तो बनते हैं। सबसे बेसिक सवाल, ऑक्शन काम कब करता है? ऑक्शन तभी काम करता है जब दोनों तरफ लोग हो, खरीदने वाले भी, बेचने वाले भी, और बीच में वो लोग जो फर्क देखते ही कूद पड़ते हैं। आर्बिट्राज वाले, मार्केट मेकर्स। कैश में प्राइस ऊपर चला गया और फ्यूचर्स में नहीं तो कोई उसका फर्क आके खत्म कर देगा। एनएससी पे अलग प्राइस चल रहा है, बीएससी पे अलग, तो कोई आके फर्क खत्म कर देगा। पूरा सिस्टम इन लोगों के भरोसे खड़ा है। अब देखिए कि हमारे पास ये लोग हैं या नहीं, इसकी चेकिंग की गई, इसकी समझ रखी गई। ऑक्शन में खरीदने वाला सीधा आ सकता है, पैसा लाएगा, ऑर्डर डालेगा, हो जाएगा। लेकिन बेचने वाला, उसके पास तो शेयर होने चाहिए, और जिसके पास शेयर पड़े हैं उसके पास पूरा दिन था बेचने के लिए। वो ऑक्शन तक का इंतजार क्यों करेगा कि आके अब मैं सेल करूंगा? और जब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो तो क्या होगा? प्राइस ऊपर जाता है, इसलिए ऑक्शन फ्लोट करके ऊपर जा रहा है। और ज़ेरोधा के नितिन कामत ने भी एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ कहा है। फ्यूचर्स पे अप्रैल 2026 में एसटीटी बढ़ाकर पूरे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 0.05% कर दिया गया। ऑप्शंस पे एसटीटी सिर्फ प्रीमियम पे लगता है, तो फ्यूचर्स में आर्बिट्राज महंगा हो गया और ज्यादातर लोग कहाँ गए? ऑप्शंस में। और सबसे बड़ी बात, इंडिया में 13 करोड़ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं और किसी भी दिन एक्टिव ट्रेड करने वाले कितने लोग? 20 से 30 लाख। उनका कहना है कि सीईएस इन दिक्कतों की वजह नहीं है, सीईएस ने इन दिक्कतों को सामने लाके खड़ा कर दिया है, दिखा
दिया है कि हमारे मार्केट के प्रॉब्लम्स या वीकनेसेस ये थी। और यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हो कि यार 3 दिन हुए हैं, वक्त तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। पॉइंट सही है, हो सकता है सब ठीक हो जाए, होना भी चाहिए अगर ठीक इस तरह से होता है। लेकिन एक सवाल फिर भी यहाँ रह जाता है, ये बातें किसी ने पहले क्यों नहीं सोची? अब सिर्फ हम उम्मीद पे क्यों टिके हैं? कंसल्टेशन पेपर उठाइए, उसमें 13 प्रपोजल थे, 13 सवाल पब्लिक से पूछे गए थे। एक भी सवाल इस बारे में नहीं था कि ऑक्शन के दौरान ऑप्शन का प्राइस बनेगा कैसे, ये किसकी जिम्मेवारी होगी और 20 मिनट का अंधेरा किसके हिस्से में आएगा। जो अब अंधेरे में अपनी ट्रेड लेकर बैठा है विदाउट एनी आइडिया ऑफ द क्लोजिंग प्राइस और इवन द डायरेक्शन ऑफ इट। दोनों स्टेक होल्डर्स अलग अलग हैं और खामियाजा इस स्टेक होल्डर रिटेलर को उठाना पड़ रहा है। अब यार सीएस जैसा लिखा गया था मोस्टली बना वैसे है, टाइमिंग वैसे है, रैंडम क्लोजिंग है, चाहे सेशन भी वैसा है, इक्विलिब्रियम प्राइस भी वैसे कैलकुलेट होता है, मैकेनिज्म में भी कोई गलती नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कागज के ऊपर। उस वक्त जब कोई देख नहीं रहा था उस कागज में कुछ ऐसी बातें थी जो शायद अब सामने आ रही है। 22 अगस्त 2025 को सेबी का दूसरा कंसल्टेशन पेपर आता है। पब्लिक से कहा जाता है कि बताओ आपको डिजाइन ठीक लग रहा है या नहीं। कमेंट्स देने की तारीख है 12 सितंबर 2025 तक की। और उस पेपर में टाइमिंग वाले सेक्शन में एक लाइन लिखी हुई थी। क्या थी वो लाइन? द क्लोज टाइम ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव्स दैट इज 3:30 PM ऑन ऑल द डेज रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब दोबारा पढ़ो, इंडेक्स डेरिवेटिव 3:30 बजे बंद, वैसे के वैसे, कोई चेंज नहीं था इसमें। मतलब जो पेपर पब्लिक के सामने रखा गया था उस पेपर में आपका इंडेक्स ऑप्शन ऑक्शन के दौरान ट्रेड करता ही नहीं। मोस्ट ऑफ इट ऑक्शन 3:30 बजे के आसपास क्लोजिंग निकालता है और आपका कॉन्ट्रैक्ट भी उसी समय बंद हो जाता। परफेक्ट नहीं था पर रिलेटिवली सिंपलर था। लेकिन फिर एक और सर्कुलर आया, सर्कुलर कंसल्टेशन पेपर में ही, जो कि 16 जनवरी 2026 को 4 महीने बाद। वो क्या कहता है कि इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट शैल कंटिन्यू टू ऑपरेट अप टू 340, नाउ 340 नॉट 330, 340 ऑन ऑल द ट्रेडिंग डेज। 3:30 से 3:40, 10 मिनट का फर्क। और यही 10 मिनट वो हैं जो पूरी दिक्कत जो शुरुआत में हमने उस ट्रेडर की स्क्रीन पे देखी थी, मोर और लेस ये वही टाइम बना रहा है। क्योंकि अब आपका एक्सपायरिंग ऑप्शन ऑक्शन के दौरान भी चल रहा है और उसके बाद भी चल रहा है। अब आप सोचेंगे कि भाई डिजाइन बदला होगा, कोई वजह नहीं होगी, किसी ने फीडबैक दिया होगा। बिल्कुल हो सकता है। तो सर्कुलर का क्लोज नंबर 3 देख लो, बोरिंग लग रहा होगा लेकिन फिर भी समझो क्योंकि आपके काम की चीज है। लिखा है कि पब्लिक कमेंट्स के साथ साथ सब्सिक्वेंट फीडबैक कहाँ से ली गई है? स्टॉक एक्सचेंजेस से, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से, म्यूचुअल फंड से, एफपीआई से। ये 4 नाम है, इसमें रिटेलर का नाम नहीं है। मतलब आपको इसके बारे में बताया गया था, इस स्पेसिफिक चेंज के बारे में आपसे पूछा नहीं गया था। और ये अकेली चीज नहीं है जो कमेंट विंडो के बंद हो जाने के बाद बदली है, कुछ और भी चीजें हैं। कंसल्टेशन पेपर में सेबी ने खुद लिखा था कि एक्सपायरी के दिन नियर मंथ स्टॉक डेरिवेटिव 3:35 पे एक्सपायर होंगे। वजह भी लिखी थी ताकि क्लोज के वक्त अचानक प्राइस मूव से फिजिकल डिलीवरी का जो रिस्क बनता है उससे पार्टिसिपेंट्स बच सके। आपकी प्रोटेक्शन के लिए ये प्रोटेक्शन सेबी ने खुद सोची थी, लिखी भी थी, लेकिन फाइनल सर्कुलर जब आया उसमें वो प्रोटेक्शन नहीं थी, सब कुछ 3:40 हो गया। खैर, अब वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि क्लोजिंग ऑक्शन दुनिया के हर डेवलप्ड मार्केट में चलता है। हम लोग क्या कर रहे हैं इसको भी समझते हैं। ऑक्शन हर जगह है, ये सच है, लेकिन एक सवाल पूछना जरूरी है इस पॉइंट पे भी कि एक्सपायरी के दिन वो कॉन्ट्रैक्ट जो आज खत्म हो रहा है वो कब तक ट्रेड करता है दुनिया की हर मार्केट पे। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, वहाँ पे क्लोजिंग ऑक्शन 4 बजे होती है और उसी एग्जैक्ट पॉइंट इन टाइम पे जो ऑप्शन एक्सपायर हो रहा है वो ट्रेड करना बंद कर देता है। हाँ, जो एक्सपायर नहीं हो रहा उसकी क्लोजिंग 4:15 तक चलती है। मतलब वहाँ पे एक्सपायरिंग कॉन्ट्रैक्ट को जानबूझ के 15 मिनट पहले ही काट दिया जाता है, बाकी सब चलता रहता है। दूसरा, जर्मनी यूरेक्स, वहाँ पे साफ लिखा गया है कि जिस ऑक्शन पे सेटलमेंट बनेगा उस ऑक्शन के शुरू होते ही एक्सपायरिंग कॉन्ट्रैक्ट बंद, जो यहाँ पे नहीं हो रहा। अब हांगकांग, और ये कहानी सबसे ज्यादा जरूरी है। हांगकांग ने क्लोजिंग ऑक्शन 2008 में शुरू किया था। इट वाज अ डिजास्टर। 23 मार्च 2009 को एक्सचेंज ने सीईएस को सस्पेंड कर दिया। फिर 25 जुलाई 2016 को वापस लाया गया 7 साल बाद, लेकिन इस बार फेजेस में, एक साथ नहीं। डेरिवेटिव्स को बहुत सेंसिटिवली हैंडल किया और हमने सीएस लॉन्च किया सभी सेगमेंट्स पे, सभी ट्रेडर्स के लिए, एक्सपायरी हो या नॉन एक्सपायरी। मंडे पहला दिन था और मंगलवार को एक्सपायरी के सामने छोड़ दिया एक बार में। अब कुछ और चीजें जो सर्कुलर में लिखी हैं और जिनके बारे में शायद किसी ने बात नहीं की। पहली, 3:15 से 3:40 के बीच में स्टॉक फ्यूचर्स पे 3% का प्राइस बैंड लगाया गया। मतलब उस विंडो में फ्यूचर्स का प्राइस 3% से ज्यादा हिल ही नहीं सकता। और ऑप्शंस पे क्लोज पढ़िए, देयर शैल बी नो चेंज इन मेथोडोलॉजी इन ऑप्शंस प्राइस बैंड। फ्यूचर्स को उस विंडो के लिए फेंस किया गया है, लिमिट किया गया है। ऑप्शंस को खुला छोड़ा हुआ है, उस इंस्ट्रूमेंट को खुला छोड़ दिया जिसपे सेटलमेंट की पूरी अनसर्टेनिटी बैठी हुई। और फ्यूचर्स का 3% भी किस बेस पे डिसाइड किया गया है किसी को कुछ नहीं पता। दूसरा, और ये मैंने कहीं डिस्कस होता नहीं देखा, ये वो चीज है जो आपके मार्केट ऑर्डर को बहुत खराब प्राइस पे फिल होने से बचाती है।
नॉर्मल ट्रेडिंग में भी रिटेल के लिए ही बनी है। मई के सर्कुलर में लिखा है कि मार्केट प्राइस प्रोटेक्शन शैल नॉट बी एप्लीकेबल ड्यूरिंग सीएस सेशन, और उसी ऑक्शन में मार्केट ऑर्डर्स को लिमिट ऑर्डर से ऊपर प्रायोरिटी दी गई है, और उसी ऑक्शन में एल्गोस को मार्केट ऑर्डर डालने की इजाजत भी दी गई है, जो पहले 3 अलग सर्कुलर्स में मना थी। मजेदार बातें हैं ये रिटेलर के लिए। और तीसरी, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स ऑक्शन में जाते ही नहीं, कैंसिल हो जाते हैं, मतलब आपका रिस्क मैनेजमेंट टूल उस विंडो में काम ही नहीं करता। खैर, अब जो 2 दिन है 3 और 4 अगस्त, उसके नंबर्स को सामने रख के देखिए। 3 अगस्त 3:15 बजे निफ्टी थी 24,573 पे, क्लोजिंग कहाँ पे हुई? 24,774 पे, 200 पॉइंट का फर्क। 4 अगस्त एक्सपायरी का दिन 3:15 बजे निफ्टी 24,465 के आसपास थी, क्लोजिंग हुई 24,615 पे, 150 पॉइंट का फर्क। और ये वो 20 मिनट है जिसमें आपकी स्क्रीन पे कुछ हिलता ही नहीं, एटलीस्ट आपको दिख नहीं रहा है। और 3 अगस्त को सेंसेक्स सिर्फ 0.7% ऊपर बंद हुआ था, निफ्टी 1.6%। 4 अगस्त को उल्टा हुआ, निफ्टी 0.64% नीचे था, सेंसेक्स 0.27। सेबी का कहना है कि पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और ये ठीक हो जाएगा। हो सकता है हो जाए, हम भी चाहते हैं कि ठीक हो जाए सब कुछ, लेकिन अभी के लिए ये नंबर्स हैं आपके सामने। अब कोई भी ये सोच सकता है कि सवाल तो सही है, लेकिन सिर्फ एक वीडियो बनाने से क्या होगा? पॉइंट सही है। देखिए दोस्तों, वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, ताकि आपको पता हो कि हो क्या रहा है। बट देयर आर 3 आस्क्स इन दिस वीडियो। 3 बातें जो सामने रखनी जरूरी है। पहली, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है उस ऑक्शन के शुरू होते ही बंद हो जाना चाहिए, जिसपे वो सेटल होगा। जर्मनी में ऐसा होता है, यूरेक्स का पेज आपने देखा, अमेरिका में भी ऐसा होता है। ये 20 मिनट का इंडिकेटिव प्राइस स्पेशली फॉर डेरिवेटिव का क्या सेंस है, ये समझना भी जरूरी है, स्पेशली जब वहां पे कोई लिक्विडिटी ही नहीं है। सीएस को चलते रहना है तो चलते रहे, पैसिव फंड को उनकी क्लोजिंग मिलती रहे, लेकिन एक्सपायरिंग डेरिवेटिव उस अंधेरे से बाहर निकल जाए। दूसरा, इंडिकेटिव इंडेक्स ब्रोकर की ऐप तक पहुंचना चाहिए, सिर्फ टर्मिनल तक नहीं। और जब स्पॉट रुका हुआ है तब ऐप पे लिखा आना चाहिए कि ये नंबर पुराना हो चुका है, स्टेल है। ये कोई नई चीज नहीं मांग रहे, ये नंबर एक्सचेंज पहले से बना रहा है, बस वो आपकी स्क्रीन तक नहीं पहुंचता, एक्सचेंज से ब्रोकर पे जाके रुक रहा है। हालांकि सेबी ने इसके बारे में, जैसे कि पहले बताया, ब्रोकर से शायद मीटिंग कर ली है। और तीसरा, कंसल्टेशन पेपर में जो क्लोजिंग टाइम 3:30 रखा गया था, वो रिटेल से बाहर जाकर 3:40 कैसे हुआ, ये भी समझ से बाहर है। उसके ऊपर मार्केट प्रोटेक्शन नहीं, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स अलाउड नहीं। ये सब चीजों के आंसर जानने जरूरी है, क्योंकि इससे और कुछ नहीं, सिर्फ क्योस हो रहा है। और इसके अलावा एक और चीज है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीएस लाया इसलिए गया था कि ट्रैकिंग एरर कम हो क्लोजिंग प्राइस में। ये सेबी का अपना स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, कंसल्टेशन पेपर में लिखा हुआ है। तो सीएस से पहले और सीएस के बाद का ट्रैकिंग एरर डेटा पब्लिश कर दीजिए। अगर सुधार हुआ है तो एक्नॉलेज दिस, इसके बारे में दोबारा बता देंगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर सवाल वहीं पे खड़ा रहता है कि 20 मिनट आखिर लाए किसके लिए गए थे। तो अभी की डेवलपमेंट के हिसाब से सीएस यहाँ तक पहुंचा है। सेंसेक्स की एक्सपायरी भी देखी जा चुकी है, निफ्टी की भी देखी जा चुकी है। बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें ट्विटर पे अपने हिसाब से रखी हैं। ज्यादातर लोग खुश नहीं है, लेकिन सबका अपना अपना नजरिया है। आपका क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये फीडबैक शायद कोई जरूरी इंसान पढ़ रहा हो। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। बाय बाय।